चलिए, तो हम लोग अभी आज देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। और आज हम लोग इस बात की विवेचना करेंगे, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या भारत का संविधान उधारों का थैला है। क्योंकि कुछ लोग जो है, जो स्कॉलर्स हैं ब्रिटेन के या यूरोपियन कंट्रीज के, वो यूरोपियन कंट्रीज के जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि भारत का संविधान एक उधारों का थैला है। ठीक है, बैग्स ऑफ बोरियस। बैग्स ऑफ बोरियस का मतलब यह है कि हमने उनसे जो है सो लिया है। ठीक है, हमने जो है सो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो चीज है वो उठा करके हमने अपने संविधान में डाल लिया है। हमने मतलब कि कट पेस्ट कर लिया है। ठीक है, टू कॉपी किया है, जिरक्स किया है, ऐसा उनका आरोप है। तो इन आरोपों को खंगालेंगे और साथ ही ये समझने का प्रयास करेंगे कि भारत के संविधान में जो जो चीजें हैं वो कहां से ली गई हैं और वो क्या है। ठीक है, और साथ ही जो 67th बीपीएससी में अपियर होने वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं उनसे मैं क्वेश्चन आवर सेशन भी करूंगा, आपसे पूछूंगा भी और आपसे जवाब चाहूंगा, ताकि आप पता चले कि आपकी तैयारी किस स्तर पे है। ठीक है, कि अगर, क्योंकि ये जो भारतीय संविधान का स्रोत, ये ऐसा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का जिसमें यूपीएससी में और बीपीएससी में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करिएगा तो हर साल यहां से एक आध दो प्रश्न आता ही आता है। आईएएस के भी एग्जाम में आता है और पीसीएस के भी एग्जाम में आता है। तो इसलिए आपको ये जानना और ये आपको याद रखना काफी जरूरी है कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या है। तो भारतीय संविधान का तो ये समझ लीजिए कि दो स्रोत है। ठीक है, भारतीय संविधान के स्रोत में दो स्रोत है। ठीक है, एक स्रोत है जिसको कहते हैं बाह्य स्रोत। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स। एक क्या है? बाह्य स्रोत है। और दूसरा क्या है? आंतरिक स्रोत है। ठीक है, दूसरा क्या है? आंतरिक स्रोत है। ठीक है, यानी कि इंटरनल सोर्स। ठीक है, तो एक्सटर्नल सोर्स और इंटरनल सोर्स में क्या होता है? तो एक्सटर्नल सोर्स जो है, इस एक्सटर्नल सोर्स का मतलब क्या है? एक्सटर्नल सोर्स का मतलब है जो भारत के संविधान में बाहर के देश के संविधान से लिया गया, जैसे कि अमेरिका से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, जापान से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। तो इन देशों से हमारे संविधान में जो कुछ भी चीजें ली गई हैं उनको कहते हैं कि वो एक्सटर्नल सोर्सेज है। और इंटरनल सोर्स क्या है? तो इंटरनल सोर्स वो है कि जब हम ब्रिटेन के गुलाम थे तो ब्रिटेन ने हम पे शासन करने के लिए बहुत सारे अधिनियम बनाए थे, कानून बनाए थे। तो उन कानूनों में से हमने जो लिया है उसको हम कहते हैं कि वो क्या है? तो वो जो है वो हमारे संविधान का क्या है जी? तो वो आंतरिक स्रोत है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं और उसका जवाब चाहूंगा। जिनको जवाब मालूम वो पहले बताएंगे कि भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा जो चीजें हैं, सबसे ज्यादा जो मटेरियल्स लिए गए हैं वो कहां से लिया गया है? बताइए। गुड गुड गुड, एब्सोल्युटली राइट। भारत शासन अधिनियम 1935, एकदम सही जवाब दिया आप लोगों ने। आंतरिक स्रोत है वो भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, और भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, इसमें भारतीय संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा, लगभग 2/3 पार्ट जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। और ये कहां से बन के आया था? ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट से बन के आया था। ठीक है, और वो हमारे देश में 1935 में आया। और हमारा जब संविधान बन रहा था तो हमारे संविधान के जो निर्माणकर्ता थे, हमारे संविधान के जो लेखक थे, उन्होंने भारत शासन अधिनियम के 2/3 जो है वो चीजों को लिया। मूल संविधान जो है, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, उस बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में 395 अनुच्छेद थे। 395 आर्टिकल्स थे। उसमें से लगभग 230 आर्टिकल्स जो है या 235 आर्टिकल्स वो सीधे सीधे कहां से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं।
ठीक है, तो ये तो इंटरनल सोर्स की बात है। तो आज हम इंटरनल सोर्स पे बात नहीं करेंगे, आज जो हमारा बातचीत होगा वो एक्सटर्नल सोर्स पे होगा, बाह्य स्रोत पे होगा कि बाहर के देश से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया है। ठीक है, और भारत के संविधान पर जो ये आरोप लगता है कि ये उधारों का थैला है क्या, इस बात को भी गहनता के साथ विमर्श करेंगे और हर एक पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वो क्या है और वो कौन सी चीजें हैं जो हमने बाहर के देश के संविधान से ले रखी हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 2 कॉलम बनाइए अपने नोटबुक में, 2 कॉलम्स बना लीजिए और लिखते चलेंगे आप और समझते चलेंगे। 2 कॉलम्स में क्या करेंगे आप, तो ये कर सकते हैं कि एक तरफ क्या लिखेंगे आप, तो एक तरफ लिखेंगे देश, ठीक है, यानी कंट्री, और दूसरे तरफ लिखेंगे स्रोत। ठीक है, यानी कि एक तरफ देश और दूसरी तरफ स्रोत, कंट्री एंड सोर्सेस। ठीक है, कि किस देश से क्या लिया गया है भारत के संविधान में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे रखते हैं किस देश को, तो ब्रिटेन को ही रखते हैं। किसको रखते हैं, ब्रिटेन को। ये वही ब्रिटेन है जिसने हमें गुलाम बना करके रखा था। ठीक है, लगभग 200 सालों तक हम जिस ब्रिटेन के गुलाम रहे, उस ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया है, इस बात पर विमर्श करें, हम ये बात करेंगे कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो कैसा संविधान है जी, बताइए। ब्रिटेन का संविधान कैसा संविधान है? राजतंत्र। राजतंत्र नहीं, सब दिमाग थोड़ा सबके घबरा के लोका हो, हैंग नहीं कर रहा है। ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नॉन रिट कॉन्स्टिट्यूशन है, अलिखित संविधान है। ये ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, परंपराओं के तौर पे चलता है, ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है वहां पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। पहला बात तो ये कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो कैसा संविधान है, तो वो जो है वो अलिखित संविधान है। कैसा संविधान है जी ब्रिटेन का संविधान? अलिखित, नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, तो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है, तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें, बताइए जी, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, कौन बता सकता है? कर्ण। संसदीय शासन, विधिका शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद। गुड गुड, एब्सोल्युटली राइट गौरव, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, ये है प्रिपरेशन, एकदम उखाड़ देना है 67वीं बीपीएससी को एकदम से। अब की बार 67वीं के पार, एकदम नारा लिख दीजिए और अपने स्टडी टेबल पे लिख दीजिए, अब की बार 67वीं के पार। अब जो होगा आर या पार, ठीक है, और किसी भी तरह से 67वीं को क्रॉस करना है। और ये बता रहा है आपकी तैयारी, आप लोगों की जिस तरह से, जिस स्पीड में आपने बोला, वो दिखा रहा है कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको याद कर लिया है। तो जो लोग 68 बैच के जो स्टूडेंट्स हैं वो लिख लेंगे इस बात को कि ब्रिटेन से हमने क्या लिया है जी, तो ब्रिटेन से हमने लिया है संसदीय शासन। क्या लिया है? पार्लियामेंट्री शासन। ठीक है, संसदीय शासन। दूसरी जो चीजें हमने ली है वो क्या लिया है? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, संसदीय शासन, एकल नागरिकता और उसके बाद मंत्रिमंडल। ठीक है, संसदीय शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल और द्विसदन। ठीक है, साथ ही संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है ना? ओके, और इसके अलावे विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस। इसके बाद विधि का शासन, यानी कि रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। हो गया जी।
सर हो गया। ठीक है, अब देखिए विधि का शासन हो गया, और इसके ये देखिए ये कुछ प्रमुख चीजें हैं जो हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। कहां से लिया है जी, ब्रिटेन से लिया। अब थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूं, समझने का प्रयास करिएगा। संसदीय शासन, संसदीय शासन का क्या अर्थ है, कर्ण कर्ण बताइएगा, संसदीय शासन का क्या अर्थ है। सर संसदीय शासन का क्या अर्थ है, जहाँ संसद से उसकी नहीं, अच्छा गौरव, गौरव बता सकते हैं। सर यही ना कि संसद से मतलब कि संचालन करने का जो मतलब नहीं, तरीका है, किस तरीके से किया जाता है। और कोई भी बता सकता है आप में से कोई भी कि संसदीय शासन का वास्तविक मतलब क्या है, एनीबॉडी। तो संसद द्वारा सर कानून बना के सर पालन करना। चलिए देखिए समझिएगा संसदीय शासन क्या है। संसदीय शासन का मतलब यह है कि जो है शासन के प्रमुख दो लोग होंगे। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि एक है अध्यक्षात्मक व्यवस्था और एक होता है संसदीय व्यवस्था। हाँ, तो संसदीय व्यवस्था का मतलब क्या है, तो संसदीय व्यवस्था का मतलब है कि भारत में शासन के दो प्रमुख होंगे। ठीक है, एक कौन होगा, एक राष्ट्रपति होगा और एक प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, संसदीय व्यवस्था में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में शासन के दो प्रमुख होते हैं, एक रियल हेड और एक नॉमिनल हेड। ठीक है, तो रियल हेड हमारे यहाँ जो वास्तविक प्रमुख होते हैं वो पीएम होते हैं, और जो नॉमिनल हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो संसदीय शासन का मतलब है कि देश में दो प्रमुख होगा। और ये चीज हमने कहां से लिया है जी, तो ब्रिटेन से लिया है। तो ब्रिटेन में भी देखिए, ब्रिटेन में कौन है, महारानी होती है और प्रधानमंत्री होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि राष्ट्रपति का भी जो पद है वो कहां से मिलता जुलता है, तो राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन की महारानी के पद से मिलता जुलता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, राष्ट्रपति का पद कहां से मिलता जुलता है जी, ब्रिटेन की महारानी से। जैसे ब्रिटेन की महारानी को कुछ नहीं करना है, बैठ के टुक टुक ताकते रहती है, चुपचाप से देखते रहती है क्या हो रहा है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, करेगा कौन, प्रधानमंत्री। वैसे ही हमारे देश के राष्ट्रपति भी क्या है, फूफा जी हैं। फूफा जी को समझते हैं ना, फूफा जी लोग कैसे होते हैं जी। फूफा जी लोग का क्या काम होता है, टाइम से आ जाइए, टाइम से जाइए, निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती है फूफा जी लोग की। फूफा जी कौन होता है जी, एक टाइम पे जो घर के दामाद लोग होते हैं, नहीं मतलब कि जीजाजी लोग जो कहलाते हैं, वो जीजाजी ही एक टाइम पे जाके फूफा जी हो जाते हैं। तो जैसे ही फूफा जी होते हैं तो उनकी जो सम्मान है उस सम्मान में कमी आ जाता है। देखते होंगे आप लोग, जो भव्यता होता है जीजाजी लोग के साथ वो फूफा जी लोग के साथ नहीं होता है। वो आदमी एक ही है, जीजाजी ही फूफा जी हुआ है कुछ दिन जाने के बाद। तो यहाँ पे भी वही बात है कि जो राष्ट्रपति है वो फूफा जी के समान है, जो क्या करता है, केवल राय तो दे सकता है लेकिन उसके पास डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है। डिसीजन कौन लेता है जी भारत में, प्रधानमंत्री। और क्यों लेता है, क्योंकि भारत में कौन सी शासन प्रक्रिया है, संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री शासन। ठीक है, और ये हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। गुड, चलिए। वीडियो रुक रुक के चल रहा है सर। हाँ, तो वो थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से होगा, वो ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है, इसके बाद है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। अब देखिए जी, एकल नागरिकता का मतलब क्या है, एकल नागरिकता का मतलब, एकल नागरिकता का मतलब क्या है, आपका एक ही जगह नागरिक हो सकता है। एकल नागरिकता का मतलब है कि एकल नागरिकता का मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं और आप कहीं के नागरिक नहीं है। मतलब कि हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है।
तो एकल नागरिकता का मतलब यह है कि हम कहां के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। हम रहते चाहे भले बिहार में हो, हम रहते चाहे भले यूपी में हो, हम रहते चाहे भले मध्य प्रदेश में हो, आंध्र प्रदेश में हो, तमिलनाडु में हो, चेन्नई में हो, केरला में हो, कहीं भी रहते हो, लेकिन हमसे पूछा जाएगा कि आप नागरिक कहां के हैं, तो कहां के नागरिक हैं जी, भारत के। हम सभी वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, हम सभी भारत के नागरिक हैं। तो एकल नागरिकता का मतलब यही है कि हम सभी भारत के नागरिक हैं। हम बिहार में रहते हैं तो हम बिहार के निवासी कहलाते हैं, जो यूपी में रहता है वो यूपी का निवासी कहलाता है, वो यूपी का नागरिक नहीं है, वो बिहार का नागरिक नहीं है। वो कहां का नागरिक है जी, भारत का नागरिक है, क्योंकि हमारे देश का संविधान एकल नागरिकता की बात करता है, डुअल सिटीजनशिप की बात नहीं करता। लेकिन यही आप अमेरिका में जाइएगा तो अमेरिका में अलग बात है, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है। कैलिफोर्निया स्टेट में अगर कोई आदमी रह रहा है तो वो कैलिफोर्निया का भी नागरिक है, ठीक है, और साथ में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का भी नागरिक है, तो वहां पे डुअल सिटीजनशिप होता है, ठीक है। लेकिन हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप होता है। तो एकल नागरिकता का मतलब सब लोग समझ रहे हैं? चलिए अब देखिए उसके, हाँ आवाज, क्या किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है, चलिए उसके बाद मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल में क्या स्थिति है? तो जो मंत्रिमंडल होता है, तो मंत्रिमंडल में आप ये देखिएगा कि यहां पे हमारे देश में जो मंत्रिमंडल सिस्टम है, तो हमारे देश में सामान्य तौर पे 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, ठीक है। वैसे मंत्रियों की का प्रकार 4 होता है। मंत्री जो होते हैं वो सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कैबिनेट मंत्री, स्टेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री, ये 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे देश में 3 प्रकार के मंत्रियों की मान्यता है, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट इंडिपेंडेंट मिनिस्टर, ठीक है। तो ये सारी जो मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री कहां से ली गई है? ये मंत्रिमंडल का जो रोल है वो हमने कहां से लिया है जी? ब्रिटेन से लिया है। क्लियर है? उसके बाद है द्विसदन। द्विसदन का मतलब क्या जी? डबल हाउस। इसका क्या मतलब है? लोकसभा और राज्यसभा। बिल्कुल बिल्कुल, गुड। इसका मतलब है लोकसभा और राज्यसभा। जैसे कि अगर ये जो है सो संसद है, तो संसद का निर्माण कैसे हुआ है? लोकसभा और राज्यसभा के मिला के, ठीक है। हालांकि इसमें राष्ट्रपति भी होता है, लेकिन यहाँ पे द्विसदन का कहने का मतलब यही है कि हमारे यहाँ 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये जो लोकसभा और राज्यसभा जो हमारे यहाँ है, ऐसा सेम सिस्टम ब्रिटेन में भी है। ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भी 2 हाउस है, एक कॉमन हाउस है और एक लॉर्ड हाउस है, ठीक है। तो वहां का जो लॉर्ड हाउस है उसी से मिलता जुलता हमारे यहाँ का राज्यसभा है, और वहां का जो कॉमन हाउस है उससे मिलता जुलता हमारे यहाँ का लोकसभा है। क्लियर है? समझ आई बात? उसके बाद देखिए संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, इसका क्या मतलब है जी? कौन बताएगा? कोई बताइए जिसको पता है, जिसको अच्छा से पता हो बताए। संसदीय विशेषाधिकार का क्या मतलब है? एनीबॉडी? संसद को हम लोग में विशेष अधिकार है ना सर? हाँ। जब वो कुछ दिन के लिए वो रख लेता है अपना पास। संसदीय विशेषाधिकार कोई बता सकता है? किसी के पास भी संसदीय विशेषाधिकार के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है जी, कि संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है? जैसे कि संसद है सदस्य कुछ अधिकार होता है, जैसे कि उनका जुडिशियरी रिव्यू नहीं हो सकता है, जो विधानमंडल में मिला हुआ है। अच्छा, और कोई? और कोई? संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है? क्या कर रहा है जी तुम लोग? सब मतलब खाली फैक्चुअल बात सब याद है? हाँ, हाँ जी, हाँ नहीं पढ़े, प्रत्येक सदन के जितने भी मतलब सामूहिक सदन के सभी सदस्य जो होते हैं, मतलब
सबको व्यक्तिगत रूप से कुछ अधिकार प्राप्त होता है सर। अच्छा। इसी को बोलते हैं शायद। हाँ कुछ बोल रहा है, कुछ और कोई कुछ बोलो भाई, बोलने की पूरी आजादी है। आर्टिकल 19(1) पॉलिटी की क्लास चल रही है, ठीक है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अब बोलने से नहीं घबराना है, ठीक है ना। बोलने से यहाँ पे हम ये कर रहे हैं। देखिए अभी अभी कौन कौन से लोग कनेक्टेड हैं मैं देख लेता हूँ। आकांक्षा, अंशु, अवंकिता, धीरज, गौरव, कर्ण, कृष्णा, मनीष, निक्कू, पुनीता, रोजी, श्रेयांश, शशि, स्वाति, श्वेता। चलिए ये सब लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं। तो संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है? पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। हाँ जी बोलो बोलो मनीष। सर ऐसा संसदीय विशेषाधिकार जो होता है ना सर, ऐसा विशेषाधिकार होता है जो प्रत्येक सदन को सामूहिक और सदन के सभी सदस्य को मतलब व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होता है। अरे थोड़ा सा बहुत कहानी तुम लोग बनाएगा, चलो हम कहानी पे ले आते हैं। देखो क्या होता है, संसदीय विशेषाधिकार का मतलब है कि सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर आप किसी भी प्रकार का अगर व्यवहार करते हैं तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। सदन के अंदर किसी विधेयक की बात नहीं हो रही है, किसी बिल की बात नहीं हो रही है, कहा गया हो, कुछ बोला गया हो। सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर अगर आप किसी भी प्रकार का बिहेव करते हैं, बर्ताव करते हैं, तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 104, अनुच्छेद 104, ठीक है। ये बताया जा चुका है आप लोगों को, ठीक है, कि आर्टिकल 104 में संसदीय विशेषाधिकार का बात है। तो ये सब थोड़ा याद रखा करिए कि संसदीय विशेषाधिकार आर्टिकल 104 में है। और ये आर्टिकल 104 जो है यही कहता है कि सदन के अंदर अगर कोई भी जो लोग हैं वो किसी भी प्रकार का व्यवहार करते हैं तो उस व्यवहार पे किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो उस पे आपको किसी प्रकार का किसी रिव्यू नहीं लिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो यहां जो है ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के हिसाब से ये चीजों को यहाँ पे स्टेबल किया जाता है, ठीक है। संसदीय विशेषाधिकार क्लियर है। उसके बाद बिहार में तो विधायक लोग को पीटा था सर। हाँ बिल्कुल, वो उसी के तहत, ठीक है। लेकिन वहां पे आर्टिकल दूसरा हो जाता है, वहां पे 194 हो जाता है, ठीक है। 194। हाँ वहां पे आर्टिकल 194 हो जाता है, ठीक है। वहां पे जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 194 हो जाता है, ठीक है। हाँ इसको थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ इसको ठीक कर लीजिएगा। आर्टिकल 105, ठीक है ना, यहाँ पे 105, ठीक है। संसदीय विशेषाधिकार में आर्टिकल 105 और यहाँ पे 194, ठीक है। कहां पे? अगर राज्य के विधानसभा में कोई अगर चीज हो रहा है तो वहां पे जो है सो आर्टिकल 194 का यूज किया जाता है, क्लियर है। तो संसदीय विशेषाधिकार जो है सो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वो इसके तहत होता है। और ये हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। इसी वजह से आप देखिएगा कि धक्का मुक्की खूब होता है, मारामारी होता है, पेपर फाड़ के लोग फेंक देते हैं, ठीक है। तो और इस पे कोई भी जुडिशियल कार्रवाई नहीं होती है। तो ये जुडिशियल कार्रवाई नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? ये नहीं होता है क्योंकि वहां पे उनको प्रिविलेज मिला हुआ है, क्लियर है। उसके बाद है विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, यानी कि कानून निर्माण कैसे होता है। तो कानून निर्माण की भी जो प्रक्रिया है हमारे देश में वो ब्रिटेन की प्रक्रिया से मिलता जुलता है, ठीक है। वहां पे जैसे तीन फेज में कानून बनता है, वो ऐसे हमारे यहाँ प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन और तृतीय पाठन होता है। और इन पाठन के द्वारा जो है सो क्या होता है? कानून का निर्माण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वह है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दो चीजें हैं, एक है विधि का शासन और एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो विधि का शासन का जो कंसेप्ट है वो ब्रिटेन से अभिप्रेरित है। और दूसरा जो कंसेप्ट है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने जापान से लिया है। तो हाँ, तो ये हम जापान के संदर्भ में देखेंगे। विधि का शासन का मतलब यहाँ पे यही है कि जो कानून है वो कानून सबके लिए बराबर है, ठीक है। कानून किसी के बीच में भेदभाव नहीं करेगा, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो कानून सबके लिए क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे विधि का शासन जो है वो कहां से लिया है? हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। तो एक बार इसको रिकॉल करते हैं कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है जी?
तो संसदीय शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल, द्वि सदन, संसदीय विशेषाधिकार, विधायी प्रक्रिया और विधि का शासन। क्लियर है? ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमने कहां से लिया है? तो इन सभी चीजों को हमने ब्रिटेन से लिया। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं, लिख लिए होंगे जिन लोगों को लिखना है ये। अब नेक्स्ट जो है वो लिखेंगे अमेरिका, कि अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। अमेरिका, चलिए इसके बाद अमेरिका, तो अमेरिका से क्या क्या लिया है हमने कर्ण? मूल अधिकार, हाँ जी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्वावलोकन, उपराष्ट्रपति के पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग। हाँ, गुड गुड। तो अमेरिका जो है, अमेरिका से हमने पहला क्या दिया है? मूल अधिकार। मूल अधिकार, हाँ, फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार जो है ये हम लोगों ने अमेरिका से लिया है, जो कि हमारे संविधान के भाग 3 में इसको स्थापित किया गया है, फंडामेंटल राइट्स को। तो ये हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद। अभी अमेरिका का उपराष्ट्रपति कौन है जी? कौन बताएगा? कमला हैरिस। कमला हैरिस, बिल्कुल बिल्कुल। अभी बहुत चर्चा चल रहा है अमेरिका का युद्ध के वजह से, तो ये लोगों को ध्यान रखिएगा। तो मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति, ठीक है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, इंपीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसके बाद न्यायिक समीक्षा, ठीक है, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो ये क्या है कि मूल अधिकार जो है फंडामेंटल राइट, वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग और न्यायिक समीक्षा, ये जो है प्रमुख तौर पे ये हमने कहां से लिया है जी? तो ये हमने लिया है अमेरिका से। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो हमारे ऊपर ये आरोप लगता है कि हमारा संविधान उधारों का थैला है, हमने किसी से जो है सो कॉपी पेस्ट किया है, ये गलत है। हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया। इसका एक उदाहरण मैं आपको यहां पे देता हूं कि जो ये मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार अमेरिका में कभी भी सस्पेंड नहीं होता है, लेकिन हमारे यहां ये सस्पेंड होता है, ठीक है। मूल अधिकार अमेरिका में क्या होता है जी? कभी भी सस्पेंड नहीं होता है, लेकिन हमारे यहां क्या होता है? सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि इस मामले में हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया, हमने अपने हिसाब से चीजों को किया है, ठीक है, ठीक है जी सर। तो ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उसके बाद है उपराष्ट्रपति। तो जैसे हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति होता है, वैसे उनके यहाँ भी उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट हमने लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, हमारे यहाँ संविधान का अनुच्छेद 61 है, ठीक है, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 61, जहां पे राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात की जाती है, ठीक है। तो कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करता है, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति को क्या किया जाएगा? इंपीच कर दिया जाएगा। यानी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया हमने कहां से ली है जी? अमेरिका से ली है, ठीक है। उसके बाद है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। अब देखिए जुडिशियल रिव्यू जो है ये इसी को न्यायिक पुनराविलोकन भी कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू का मतलब यह है कि अगर संसद कोई कानून बनाती है और वो कानून जनता के खिलाफ है, जनता के हित में नहीं है, तो क्या होगा जी? उस कानून को असंगत घोषित कर दिया जाएगा, उस कानून को गलत घोषित कर दिया जाएगा और नागरिक के अधिकारों की रक्षा की जाएगी, ठीक है। ये चीज यहां पे है। इसके साथ ही यहां पे एक और चीज है, वो नोट कर सकते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है। लिबर्टी ऑफ जुडिशरी, ये भी हम कहां से लिए हैं? तो ये जो है वो हमने कहां से लिया है? तो ये भी हमने
अमेरिका से लिया है, ठीक है। इसी के साथ उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों का पद, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों का पद, ये भी हमने कहां से लिया है जी? तो ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है, क्लियर है? जी सर। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, ये मूल अधिकार, ये बहुत ही बड़ी चीज है, ठीक है, फंडामेंटल राइट, क्योंकि ये नागरिकों का सबसे बड़ा अधिकार है। और नागरिकों के लिए इसको क्या कहा जाता है जी? नागरिकों के संविधान में मूल अधिकार को क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा, बिल्कुल गुड, मैग्ना कार्टा। अच्छा, तो भारतीय संविधान अपने नागरिकों को क्या देता है? मैग्ना कार्टा देता है मूल अधिकार के रूप में। चलिए, तो यहीं पे एक प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस मुगल बादशाह ने मैग्ना कार्टा दिया था? बताइए। गुड गुड गुड, एब्सोल्युटली राइट, सही बताया आपने गौरव। फरुखसियर ने दिया था। और फरुखसियर ने किसको दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। अच्छा, तो कर्ण आप बताइए कि क्यों दिया था? क्यों दिया था? दूसरा कोई बोलिए। कर्ण का आवाज कट के आ रहा है सर। जॉन सरमन की, हाँ एकदम सही है। सरमन की अध्यक्षता में हैमिल्टन ने उनकी मतलब ये थोड़ा दिन बीमारी था उनको मतलब इलाज कर दिया, ठीक कर दिया। एकदम सही जवाब है, एकदम सही जवाब है कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधिमंडल भारत आया हुआ था, फरुखसियर को फोड़ा हुआ था और भारत के जितने डॉक्टर थे वो फेल हो गए थे, उनसे ठीक नहीं हो रहा था। तो हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक था उस प्रतिनिधिमंडल में, ठीक है, और उसने क्या किया? उसने ठीक कर दिया। उसी से खुश होकर के मैग्ना कार्टा जो है सो कंपनी को दिया था फरुखसियर ने। एकदम सही है, ठीक है। तो ये मूलाधिकार नागरिकों को मिला हुआ है। और हमारे पास कितने मूलाधिकार हैं जी वर्तमान में? हाँ, 6 है सर। हाँ 6 है, गुड, 6 है। वर्तमान में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है। जब संविधान बना था तब 7 हुआ करता था, लेकिन 1 हट गया है और अभी 6 बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जैसे आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर हमारे यहाँ सरकार का नियंत्रण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है, हाई कोर्ट अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है, उसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और हमारा देश विश्व का इकलौता ऐसा देश है जहां पे तो न्यायपालिका में सरकार नियुक्ति भी नहीं करती है, न्यायपालिका स्वयं ही नियुक्ति करती है अपने में, जिस प्रथा को हम कहते हैं कॉलेजियम। इतनी स्वतंत्रता हमारे यहाँ जुडिशरी को दी गई है। तो जुडिशरी को स्वतंत्रता देने के पीछे का तर्क क्या है? जुडिशरी को स्वतंत्रता देने के पीछे का तर्क ये है ताकि न्याय प्रभावित ना हो, न्याय इंपैक्ट ना हो, ठीक है, इसलिए जुडिशरी को इतना लिबर्टी दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी ही चीजें हमने कहां से ली है? तो ये सारी चीजें हमने ली है अमेरिका से। क्लियर है? लिख लिए होंगे अब आप लोग सब लोग, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, वित्तीय पाठ भी लिया था ना? हाँ, आगे जब हम इमरजेंसी की बात करेंगे तो यहां को कनेक्ट करेंगे, इमरजेंसी में आते हैं तो। चलिए, सर हम लोग का क्लास नहीं होगा क्या शाम में? हाँ सर बोल रहे हैं हम लोग का क्लास नहीं होगा क्या शाम में? क्यों नहीं होगा? कोई मैसेज गया है क्या ऐसा ग्रुप में? ग्रुप में ऐसा कोई मैसेज गया है जी? आवाज नहीं सर। हाँ, क्लास होगी आप लोगों की सामने, ठीक है। चलिए, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से नीति निर्देशक तत्व लिया। राज्यसभा में जो मनोनीत होते हैं वो सदस्यों का वो वहां से लिया गया है। हाँ, तो यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति भी सर। बिल्कुल,
बिल्कुल। देखिए, तो यहां से हमने सबसे पहले क्या लिया है, तो डीपीएसपी, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी हमने यहीं से लिया है, ठीक है। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखिए जी कि डीपीएसपी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, लेकिन आयरलैंड के संविधान ने डीपीएसपी कहां से लिया था? स्पेन से। गुड, ये ध्यान रखिएगा कि ये आयरलैंड जो है वो कहां से लिया है, वो स्पेन से लिया है, और हम लोग जो है सो कहां से लिए हैं, हम लोग आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है। राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, ठीक है, यानी कि नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ठीक है, राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन जो है वो भी हमने कहां से लिया है जी, तो वो हमने लिया है आयरलैंड से। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा। माइक किसी का है? कौन सा? चलिए, उसके बाद है राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट इलेक्शन की जो प्रोसेस है हमारे यहां, वो हमने कहां से लिया है जी, तो वो हमने लिया है आयरलैंड से, ठीक है। डीपीएसपी, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, ये हमने कहां से लिया है, तो ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, ठीक है। अब देखिए, डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में है, 36 से 51 के बीच में, ठीक है, और ये राज्य का कर्तव्य है, स्टेट का ड्यूटी है डीपीएसपी, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, अब देखिएगा कि राज्यसभा में जो वर्तमान में 245 सदस्य हैं, उन 245 सदस्य में से 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। मनोनयन का मतलब होता है नॉमिनेशन, यानी कि राष्ट्रपति अपने हिसाब से किस व्यक्तियों को उठा करके 12 सदस्यों को क्या करता है, राज्यसभा में मनोनीत कर देता है, ठीक है, यानी उनको चुनाव नहीं लड़ना पड़ता है कहीं से, बस राष्ट्रपति उठाया और उनको नॉमिनेट कर दिया, ऐसा होता है। तो ये मनोनयन की प्रक्रिया कहां से लिया है, आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, ये हमने कहां से लिया है जी, तो ये हमने लिया है आयरलैंड से ही। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कैसे होती है जी, कौन बताएगा? भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति क्या है? एनीबॉडी? चुनाव होता है सर, उसमें एकल संक्रमणीय पद मत द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जी सर। अच्छा, देखिए क्या है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होता है, वो बिल्कुल आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, ठीक है। और यहां आनुपातिक प्रतिनिधित्व का क्या मतलब है, कोई आप में से बता सकता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है राष्ट्रपति के चुनाव में? दोनों सदन में सर, एनीबॉडी? कहने का मतलब है जैसे कि सर कोई भी अगर मतलब प्रेसिडेंट के चुनाव में इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, तो 4 लोग खड़े हो रहे हैं, तो उसमें हम लोग को चारों को वोट करना है, लेकिन पहले पे किसको रखना है कि ये पहले पे रहेंगे। और गुड गुड गुड, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब ही है कि खड़े हुए सभी कैंडिडेट को एक अनुपात में आपको वोट देना है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में जितने लोग वोट डालने जाते हैं वो खड़े हुए सभी कैंडिडेट को वोट देते हैं। जबकि हमारे चुनाव में क्या होता है, जिसमें हम लोग वोट देते हैं कि हम में जाते हैं और किसी एक आदमी को वोट देके आ जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। वोट देने वाला हर व्यक्ति राष्ट्रपति में खड़ा, राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हर व्यक्ति को वोट देता है। हाँ, उसमें क्या होता है, तो उसमें अब प्राइवेटाइज करता है, वो प्रायोरिटाइज करता है कि वो प्रायोरिटी फर्स्ट किसको दे रहा है। तो जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी देता है
कोई उसको सेकंड प्रायोरिटी देता है। तो इस प्रकार से सारे लोग सबको वोट करते हैं, जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं राष्ट्रपति के, सबको वोट करते हैं, उसे कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व। और उसमें एक वर्ड है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। संक्रमणीय को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफरेबल, यानी कि एक दूसरे का वोट दूसरे आदमी में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, और ये ट्रांसफर होता भी है। हालांकि आज तक ट्रांसफर करने की वैसी कोई नौबत नहीं आई है। एक बार नौबत आई है बीबी गिरी के संदर्भ में, जब बीबी गिरी देश के राष्ट्रपति बने थे। तो बीबी गिरी जो थे वो जब देश के राष्ट्रपति बने थे तो उस समय एक राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी। कौन से राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी जी, कोई बता सकता है? बीबी गिरी के समय में सर हाँ 1960 के टाइम है सर, कोई अंसारी करके सर, नहीं याद नहीं है सर, याद नहीं आ रहा है सर। डॉक्टर जाकिर का नाम सुने हैं? हाँ वही डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ हुई थी। अब देखिए यहाँ पे एक बात, बेसिक बात मैं आपको बताता हूं। डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ हुई थी और डॉक्टर जाकिर हुसैन के डेथ के समय बीबी गिरी देश के उपराष्ट्रपति थे। तो उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति वो स्वतः ही जब पद खाली होता है तो राष्ट्रपति बन जाता है, और उपराष्ट्रपति वो बन भी गए थे। और आपको पता है कि राष्ट्रपति जब नहीं होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर काम करता है, ठीक है। और आज तक 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो अपने पद पर उनका डेथ हो गया, देहांत हो गया। तो एक तो का तो मैंने बता दिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो राष्ट्रपति रहते हुए उनकी डेथ हो गई थी। दूसरा राष्ट्रपति का नाम बताइए जिनका कि राष्ट्रपति रहते हुए डेथ हो गया था, कौन से राष्ट्रपति थे? हाँ, वो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद वो राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति रहते हुए उनका देहांत हो गया था, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का राष्ट्रपति कौन बने थे उस समय? फिर राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि ये देखिए कि जो स्थिति है यहां पर कि फखरुद्दीन अली अहमद जो है, या यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो जाकिर हुसैन जब मरे थे तो वहां पर उपराष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। तो बीबी गिरी राष्ट्रपति बने, लेकिन क्या हुआ कि बीबी गिरी ने उसी टाइम इस्तीफा दे दिया। बीबी गिरी ने इस्तीफा दे दिया, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया, और इस्तीफा देकर के उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लिया, ठीक है। और वही जब वो चुनाव लड़े तो चुनाव लड़ने के बाद वो क्या हुए, जीत करके राष्ट्रपति बन गए। और उसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, एक व्यक्ति का नाम सुना जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने थे, और फिर पद खाली होने की स्थिति में राष्ट्रपति भी रहे थे कुछ दिन तक। वो कौन से आदमी थे, बता सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज थे। एम हिदायतुल्लाह, गुड, एम हिदायतुल्लाह जो थे वो थे, ठीक है। तो वो बने थे। तो कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है, राज्यसभा के सदस्यों का जो मनोनयन है, और राज्य के नीति सख्त, तो ये सब हमने कहां से लिया है जी? तो ये सब हम लोग आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब आइए लिखिएगा कनाडा, कि कनाडा से हमने क्या क्या लिया था। कनाडा का संविधान, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया था जी, कौन बताएगा? कनाडा केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति सर, और अवशिष्ट शक्ति, हाँ, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, हाँ, और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार सर। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जो केंद्र के पास जो पावर है, सेंट्रल जो स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग सेंटर जो है, यानी कि कह सकते हैं सशक्त केंद्र, ठीक है, सशक्त केंद्र,
इंपावर सेंटर, ठीक है, यानी केंद्र का मजबूत होना, ठीक है। सशक्त केंद्र जो है वो कहां से लिया गया है, वो लिया गया है कहां से, तो कनाडा से। कनाडा से। उसके बाद अवशिष्ट शक्ति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेसिड्यूरी पावर, अवशिष्ट शक्ति, सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्ति, और राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। और ये कौन करता है, ये केंद्र करता है। अब देखिए यहां पे एक बात है कि सशक्त केंद्र यानी कि हमारे देश में सेंटर मजबूत है, ठीक है, और सेंटर के मजबूत होने का सबसे बड़ा जो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा प्रमाण क्या है सेंटर के मजबूत होने का, तो सेंटर के मजबूत होने का सबसे बड़ा प्रमाण है कि राज्य चाहे तो प्रांतों के साथ कुछ, केंद्र चाहे तो प्रांतों के साथ कुछ भी कर सकता है। आपने पढ़ा है ना संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जिसमें केंद्र के पास पावर इतना है कि वो किसी राज्य को खत्म कर सकता है, किसी राज्य को तोड़ सकता है, नया राज्य बना सकता है, पुराने राज्य को नए राज्य में मिला सकता है। यानी राज्यों के संबंध में अल्टीमेट डिसीजन लेने का राइट किसके पास है जी, केंद्र के पास है। तो कौन मजबूत हुआ, केंद्र मजबूत हुआ, ठीक है। अवशिष्ट शक्ति, रेसिड्यूरी पावर, रेसिड्यूरी पावर क्या होता है, तो 3 लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। और इन तीनों ही सूचियों में राज्य और केंद्र के बीच कार्यों का बंटवारा किया गया है, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। और क्या होता है कि जो शक्ति इन तीनों लिस्ट में से किसी में भी नहीं है, वो शक्ति स्वतः अवशिष्ट शक्ति में चला जाता है और उसका यूज केंद्र सरकार करती है। क्लियर है, समझ आई बात। उसके बाद राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। अभी बिहार का राज्यपाल कौन है जी, बताइए। फागू चौहान है। फागू चौहान को नियुक्त किसने किया है, सर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में किस राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है, रामनाथ कोविंद। हाँ, रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद जो है इनको यहाँ पे क्या किया गया है जी, अपॉइंट किया गया है, ठीक है। रामनाथ कोविंद ने इनको अपॉइंट किया फागू चौहान को। तो रामनाथ कोविंद को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही राष्ट्रपति बनाया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति का जो अधिकार है वो किसके पास है, तो वो जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है, ठीक है, मतलब कि सेंटर के पास है और राष्ट्रपति ही करता है, इसलिए कहते हैं राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। तो ये भी हमने कहां से लिया है जी, तो ये भी हमने लिया है कनाडा के संविधान से, ठीक है, तो वहां से लिया है। ओके, चलिए एक और चीज इसमें है कि उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार, एक और चीज यहां से लिया गया है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार, ठीक है। अब उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी क्षेत्राधिकार है वो क्या है, तो उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार, ठीक है। तो जो परामर्शी क्षेत्राधिकार है यानी कि सलाह देने का, ठीक है, सलाह देने का। तो ये जो सलाह देने का राइट है या सलाह देने का जो काम है वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति को सलाह देता है कोर्ट, ठीक है, न्यायालय, हाँ, मुख्य न्यायाधीश, वहां से सलाह ये मांग सकते हैं। तो ये जो है सलाह देने का काम ये करता है। इस वजह से परामर्शी क्षेत्राधिकार भी जो है वो किसके, कहां से लिया गया है, हमने लिया है कनाडा से, परामर्शी क्षेत्राधिकार, ठीक है, परामर्शी क्षेत्राधिकार, ठीक है। तो परामर्शी क्षेत्राधिकार हम कहां से लिए हैं, कनाडा से लिए हैं। क्लियर है, क्लियर है ना। नेक्स्ट चलिए, तो ये इतनी सारी चीजें जो है वो हमने लिया है कनाडा से। चलिए अब इसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, ठीक है। अभी ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है जी, अभी ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, नहीं याद है। अभी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन,
अभी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, और अभी देखे होंगे आप लोगों ने क्वाड का मीटिंग हुआ था, अभी क्वाड का मीटिंग हुआ था, उसमें प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट किए थे। और क्वाड में 4 देश है, अपना इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और जापान है। तो चारों देशों के प्रतिनिधि बैठे थे और इन चारों देशों के संविधान से हमने कुछ ना कुछ लिया, यानी कि तो हम है और बाकी 3 है, तीनों के संविधान से हमने कुछ ना कुछ लिया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले लिखिए संयुक्त सत्र, कंबाइंड सेशन, क्या लिया है जी, संयुक्त सत्र, संसद के वही है। हाँ। और इसका जो कितना आर्टिकल है, आर्टिकल 108, ठीक है, आर्टिकल 108 जो संविधान में हम लोग देखेंगे पार्लियामेंट में 108 है संयुक्त सत्र। संयुक्त सत्र का मतलब है कि जो आपने ब्रिटेन के संदर्भ में देखा कि डबल हाउस हमने लिया है, द्वि सदन, तो द्वि सदन यानी कि लोकसभा राज्यसभा जो अलग अलग है, तो दोनों को एक साथ बिठाने का काम राष्ट्रपति करता है कभी कभी, ठीक है। तो जब ये एक साथ बैठता है तो उसी को कहते हैं संयुक्त सत्र। तो संयुक्त सत्र हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है जी, क्लियर है, ऑस्ट्रेलिया से सर। हाँ। इसके अलावे समवर्ती सूची, समवर्ती सूची सर, हाँ, समवर्ती सूची जो है ये अभी हमने क्या लिया है, कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ये ध्यान रखेंगे, कंबाइंड सेशन ऑफ पार्लियामेंट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, ये हमने लिया है। कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, तो कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होता है उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, उस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन विवाद की स्थिति में जो है वो किसका मान्य होगा, तो मान्य होगा केंद्र की सरकार का, ठीक है, अगर विवाद हो गया तो, ठीक है, क्लियर है। यस सर। चलिए नेक्स्ट आइए, जर्मनी का संविधान। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है जी, सर आपातकाल के समय जो हम लोग यहाँ से ये लगता है हाँ। मूल अधिकार खत्म हो जाता है, लेकिन वो 20-21 जो है ना हम लोग का मूल अधिकार, हाँ। आर्टिकल 20 और 21 वो खत्म नहीं होगा, वही है हम लोग बिल्कुल, गुड भारत में। गुड। यहां से हमने लिया है आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन, आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन, ठीक है, आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन, ठीक है, यानी कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी फंडामेंटल राइट इज सस्पेंडेड, जब देश में आपातकाल लगा रहेगा आपका मूल अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा। ये हमने कहां से लिया है, जर्मनी से लिया है। एक बात ध्यान रखेंगे कि आता है कि आपातकाल तो हम लगा देते हैं जर्मनी। हमारे देश में जो आपातकाल का प्रावधान लिया गया है वो आपातकाल का प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, ठीक है, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया आपातकाल का प्रावधान, ठीक है। लेकिन जो आपातकाल के समय मूल अधिकार जो छीन लिया जाता है ये लिया गया है जर्मनी से। जर्मनी में कहां से, तो वाइमर रिपब्लिक से, वाइमर गणतंत्र से। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी में वाइमर रिपब्लिक की स्थापना हुई थी और वाइमर रिपब्लिक ने अपने आपातकाल का प्रोविजन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। वहां से भारत शासन अधिनियम में गया और भारत शासन अधिनियम से भारत ने लिया, ठीक है। तो कभी कभी ये आ जाता है कि कहां से लिया गया है, तो उसका अर्थ होगा आपातकालीन प्रावधान कहां से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935, जर्मनी से नहीं। जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन, ठीक है। अब देखिए आपातकाल है, मुख्यतः 3 तरह के आपातकाल है, ठीक है। एक आपातकाल है आर्टिकल 352, एक आपातकाल है आर्टिकल 356 और एक है आर्टिकल 360। तो ये देखिए 352 और 356 जो है यह मुख्यतः तो किससे लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, भारत शासन अधिनियम 1935 से। लेकिन जो 360 वाला जो वित्तीय आपात है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये इंस्पायर्ड फ्रॉम अमेरिका, ये बेसिकली जो है वित्तीय आपात की जो कहानी है ये हमने कहां से लिया है, यूएसए से लिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है फाइनेंशियल इमरजेंसी का कंसेप्ट।
बाकी ये दोनों जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हालांकि इनका राइज कहां हुआ था, जर्मनी के संविधान में ही हुआ था, लेकिन भारत के संविधान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। इसके बाद जो है वो है रूस का संविधान, या उस समय जब हमारा संविधान बन रहा था तब रूस नहीं था, तब यूएसएसआर था, ठीक है, यानी कि सोवियत संघ। और वही सोवियत संघ आज उसका जो बड़ा हिस्सा है वो रूस हो गया है, उसको रूस कहते हैं, रूस। तो देखिए एक चीज है हमारे यहाँ, क्या है, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य सर। हाँ, लेकिन आप देखिए कि मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था जी। जब संविधान बना था तब हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था। फंडामेंटल ड्यूटी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कब लिया गया जी? तो लिया गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बाद। 1976। हाँ, 1976 के बाद। तो उस समय हमारे देश में मूल कर्तव्य कितना, संविधान में कितना जोड़ा गया जी? 10। जब ये ऐड हुआ था, मूल कर्तव्य जब ऐड हुआ था तब 10 ऐड हुआ था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन, इसको शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं CAA 1976। CA का मतलब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसी के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, ठीक है। किसमें? मूल संविधान में, क्योंकि मूल संविधान में ये नहीं था, ठीक है। तो कभी कभी यूपीएससी फंसा देती है, मूल संविधान में मूल कर्तव्य 10 था, लोग सही लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि मूल संविधान में तो मूल कर्तव्य था ही नहीं। मूल कर्तव्य संविधान में कब जुड़ा जी? 1976 में, ठीक है। और उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10, ठीक है। तो अब देखिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 0 + 10 + 1, ठीक है। 0 + 10 + 1। 0 मतलब ये हुआ कि जब संविधान बना था तब नहीं था, तो 10 को बाद में 0 में 10 को ऐड हुआ। कब ऐड हुआ? 1976 में। समझ में आ रही है बात? और उसके बाद फिर एक ऐड हुआ जी। तो एक जो ये ऐड हुआ, ये कब ऐड हुआ था? 11वां मूल कर्तव्य में कब ऐड हुआ था जी? कोई बता सकता है? 2002 में सर। 2002 में। गुड। कौन सा एक्ट अमेंडमेंट था? 86वां सर। गुड, एब्सोल्युटली राइट, 86, ठीक है। ये देखिए 10 को जो जुड़ा था वो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा था, और ये जो लास्ट एक जुड़ा था वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से जुड़ा था, ठीक है। तो ये इस प्रकार से यहां पे स्थापित हुआ था। 0 + 10 + 1, तो टोटल कितना हो गया? 11। तो वर्तमान में मूल कर्तव्य कितना है जी? 11। क्लियर है? और 11 मूल कर्तव्यों में से ये जो अंतिम मूल कर्तव्य वो क्या है? माता पिता अथवा संरक्षक जो है उनका जिम्मेवारी है कि वो अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? हो गया? चलिए अब इसमें एक चीज और है मूल कर्तव्य के अलावे जो हमने लिया है, और वो है प्रस्तावना में न्याय। क्या लिया है? प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक आर्थिक वो। हाँ, प्रस्तावना में न्याय, ठीक है। प्रस्तावना में न्याय, तो ये प्रस्तावना में न्याय कैसा न्याय है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ये जस्टिस जो था वो हमने कहां से लिया है जी? तो वो हमने लिया है सोवियत संघ से, ठीक है, रूस से। ओके, क्लियर है? ठीक है ना? जी सर। चलिए यस सर। चलिए तो इसको मिटा दे रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट आइए, फ्रांस का संविधान। फ्रांस का संविधान तो गणतंत्र, गणतंत्र स्वरूप और ये अब देखिए जो गणराज्य है, जो गणतंत्र का कंसेप्ट है, जो रिपब्लिक का कंसेप्ट है कि भारत एक रिपब्लिक है, ये रिपब्लिक का कंसेप्ट हमने कहां से लिया है जी? फ्रांस से लिया है, ठीक है। और गणतंत्र का मतलब क्या है? जनता के द्वारा सर मतलब चुना गया शासन करने वाला। जनता के द्वारा जो चुना गया शासन करेगा वो गणतंत्र हो जाएगा जी। हाँ, सर्वोच्च पद सही है। सर्वोच्च पद, राष्ट्र का सर्वोच्च पद जहां भी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है वही रिपब्लिक है। इसीलिए हमारे देश में जो है वो रिपब्लिक देश है हमारा, क्योंकि हमारे देश का सर्वोच्च पद क्या है जी? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अभी हमने पढ़ा ना कि आयरलैंड से हमने चुनाव की प्रक्रिया ली है, तो राष्ट्रपति का चूंकि चुनाव होता है इसलिए राष्ट्रपति क्या है जी? राष्ट्रपति जो है वो भारत का सर्वोच्च पद है और उसका चुनाव होता है हमारे देश में, इसलिए हमारा देश गणतंत्र है, रिपब्लिक है, ठीक है। हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं, हमारे यहाँ गणतंत्र है। और गणतंत्र हमने कहां से लिया है जी? फ्रांस से लिया है। क्लियर है? उसके बाद प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो ये समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी हमने कहां से लिया है जी? फ्रांस से लिया है। प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का आदर्श कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है, ठीक है। चलिए, हो गया ना जी? चलिए, तो अब जो है अफ्रीका से हमने क्या लिया है? अफ्रीका सर संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है आर्टिकल 368। हाँ, गुड। अफ्रीका से हमने लिया है संविधान का जो निर्वाचन होता है वो भी सर। हाँ, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। यहां से हमने दो चीजें ली है प्रमुखतः, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन प्रोसेस ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, बोथ आर टेकन फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों ही चीजें हमने कहां से लिया है? अफ्रीका से लिया है जी। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में लिखी हुई है, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये जो है हम लोग लिए हैं कहां से? दोनों अफ्रीका से। तो अभी हमने देखा कि राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन कहां से लिए थे? आयरलैंड से लिए थे। और निर्वाचन कहां से ले रहे हैं? अफ्रीका से ले रहे हैं। तो राज्यसभा में 12 लोगों का मनोनयन होता है, बाकी लोगों का निर्वाचन होता है। मनोनयन राष्ट्रपति करता है और निर्वाचन जो है वो विधायक लोग करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने कहां से लिया है? अफ्रीका से लिया है। क्लियर है? उसके बाद लास्ट एक है, वो देखेंगे जापान। जापान का संविधान। जापान का संविधान, जापान से हमने क्या लिया जी? तो जापान से मुख्यतः विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब देखिए जी, एक हमने देखा कि रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन कहां से, ब्रिटेन से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से, जापान से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जैसे कि आप देखिएगा आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 है जो कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, फंडामेंटल राइट में, ठीक है, जो कहता है कि बिना किसी कानून के किसी का जान नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। अगर जैसे कि अगर किसी ने कोई अपराध किया तो उसको फांसी हो गया, तो दंड दिया ना उसको, तो एक विधि बनाई गई है, कानून बनाया गया है, उसने कानून का उल्लंघन किया, इस वजह से उसकी जान ली गई, ठीक है। तो वो विधि को बनाए रखने के लिए एक प्रक्रिया बनाई गई है, तो उसके तहत उसका जान। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसे ही किसी को मार दे रहा है, निरपराध आदमी को, ठीक है, या कोई अपराधी भी है और जिसके पास दंड देने की शक्ति नहीं है, वो अगर उसको मार देता है तो वो गलत है, और वहां पे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन हो जाता है, ठीक है। तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, ये हमने कहां से लिया है, जापान के संविधान से लिया है। क्लियर है, ये हमने कहां से लिया है जी, जापान के संविधान से लिया है। ओके, तो ये जो है, ये सारी जो चीजें हैं, ये हम लोगों ने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट चीजों को लिया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको लिख लिए होंगे, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो यहां से आएगा ही आएगा, रहेगा ही रहेगा, और ये प्रत्येक साल रहता है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और बाकी जब हमने भारत शासन अधिनियम 1935 की बात हम करेंगे आंतरिक स्रोत में, कि जब इंटरनल स्रोत की बात करेंगे तो इंटरनल स्रोत में हम बात करेंगे कि भारत शासन अधिनियम से हमने क्या लिया था, या 1861 के एक्ट से हमने क्या लिया था। 1861 के पोर्टफोलियो व्यवस्था जो है वो 1861 में हमारे देश में आई थी, कैनिंग लेकर के आया था, और वही कहते हैं पोर्टफोलियो व्यवस्था, विभागीय व्यवस्था। तो आज जो ये विभाग, जो आप मंत्रिमंडल देख रहे हैं, जो राज्य मंत्री देख रहे हैं, अलग अलग मंत्रालय देखते हैं, ये कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो से निकला है। तो जब हम संविधान के आंतरिक स्रोत पे बात करेंगे तो उन चीजों पे बात करेंगे कि वहां से हमने क्या क्या लिया, ये जो था वो हमारा बाह्य स्रोत था। उम्मीद करते हैं सब लोगों ने लिख लिया होगा और सब लोग को ये बातें समझ में आई होंगी। समझ में आया है? चलिए ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉपिक जो है सो हमारा खत्म होता है। ओके, संविधान के स्रोत।